हाँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी के सेकंड पार्ट के साथ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ग्लांस पेनिस किस में अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों ग्लांस पेनिस सुअर और बिलाव में अनुपस्थित होता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि कुत्ते के सेशन का पिछला फूला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो कुत्ते का सेशन होता है ना, उसका पिछला हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बुल्बोस ग्लैंडिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि कोरोना ग्लैंडिस किस जानवर में पाया जाता है। तो कोरोना ग्लैंडिस किस में पाया जाता है? घोड़े में पाया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कोरोना ग्लैंडिस क्या होता है। तो यानी दोस्तों जो ग्लांस पेनिस का जो बॉर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि डबल फोल्डेड प्रीप्यूस किस जानवर में पाई जाती है। तो दोस्तों डबल फोल्डेड प्रीप्यूस किस में पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। ठीक है, और प्रीप्यूस में सूजन आना क्या कहलाता है? पोस्थाइटिस कहलाता है। अब देखो छठवां क्वेश्चन है कि जानवर की सेशन में पाए जाने वाला एस आकार का घुमाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? सिग्मोइड फ्लेक्सर कहलाता है। अब देखो सातवां क्वेश्चन है कि सिग्मोइड फ्लेक्सर किन जानवरों में अनुपस्थित होता है। तो मोस्ट है दोस्तों, इसको याद रखना है। तो ये घोड़े और सुअर में अनुपस्थित होता है। अब देखो आठवां क्वेश्चन है कि प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्चर किस में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो सिग्मोइड फ्लेक्चर होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो प्री स्क्रोटल होता है, एक पोस्ट स्क्रोटल होता है। तो देखो जो प्री स्क्रोटल होता है वो सुअर और ऊंट में पाया जाता है। अब देखो नवा क्वेश्चन है कि सुअरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या होता है। सुअरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण, दोस्तों डिस्टोकिया क्या होता है? यानी कि प्रसव का कठिनाई पूर्वक होना क्या कहलाता है? डिस्टोकिया कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यूटेराइन इनर्शिया। यानी कि यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है? अब देखो इसको समझते हैं। यानी कि प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ना, बोले तो गर्भाशय में संकुचन नहीं होना क्या कहलाता है? यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। तो दोस्तों ये डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है किसमें? सुअरी में। अब देखो 10वां क्वेश्चन है कि पोस्ट स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्चर किस जानवर में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है बुल, बक और रैम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं हम। बाबा राम राम। ठीक है, अब देखो 11वां क्वेश्चन है कि प्रसव के समय सर्विक्स का मुख ना खुलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रसव के समय सर्विक्स का मुख ना खुलना क्या कहलाता है? रिंग बॉम्ब कहलाता है। और प्रसव को खोलने के लिए जो हम औषधि काम में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ठीक है, बेलेतोमाइड ब्रोमाइड देते हैं हम। देखो 12वां क्वेश्चन है भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है यूटेराइन टॉर्सन। यूटेराइन टॉर्सन क्या होता है? गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है? यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। अब देखो 13वां क्वेश्चन है कि सामान्य एवं सरलतापूर्वक प्रसव होने को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों यूटोकिया। और प्रसव में कठिनाई को क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया बोलते हैं। तो देखो 14वां क्वेश्चन है कि गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण ये होता है यानी कि भ्रूण के आकार का बड़ा होना। यानी कि जो माँ की पेल्विक कैविटी होती है उससे भ्रूण का आकार बड़ा होना। ठीक है, तो यह गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है। अब देखो 15वां क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण की सही व सामान्य स्थिति क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है डॉग सिटिंग पोजीशन। ठीक है, डॉग सिटिंग पोजीशन कहलाती है। अब देखो 16वां क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में भ्रूण के अग्रपाद एवं मुख बर्थ कैनाल की तरफ होते हैं। तो दोस्तों एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन में जो भ्रूण के अग्रपाद एवं मुख होता है वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि वेजाइनल पाल्पेशन करने पर, वेजाइनल पाल्पेशन करने पर, वेजाइनल पाल्पेशन करने पर बच्चे की पूंछ किस परिस्थिति में महसूस होती है। तो दोस्तों ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में महसूस होती है। यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब हम रेक्टल पाल्पेशन करते हैं यानी कि गर्भ परीक्षण करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या महसूस होती है? बच्चे की पूंछ महसूस होती है। अब देखो 18वां क्वेश्चन है कि मृत भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गर्भाशय से बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो दोस्तों फीटोटॉमी कहलाता है। आप इसको ऐसे समझो, फीटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण, और टॉमी का मतलब होता है काटना। तो यानी कि भ्रूण को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकालना क्या कहलाता है? फीटोटॉमी कहलाता है। और ये होता है सिजेरियन। अब देखो 19वां क्वेश्चन है कि गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना क्या कहलाता है। यानी कि गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना क्या कहलाता है? सिजेरियन सेक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? सिजेरियन सेक्शन कहलाता है, जिसे हम सी सेक्शन भी बोल सकते हैं। ये रहा। ठीक है, अब देखो 20वां क्वेश्चन है
कि गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, तो यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। देखो 21वां क्वेश्चन क्या है, इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट किन जानवरों में पाया जाता है, तो इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट यानी कि जो यूनिपेरा जानवर होते हैं, यूनिपेरा जानवर किन्हें कहते हैं, जो एक बच्चे को जन्म देते हैं एक बार में, जनरली एक बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे घोड़ी हो गई, गाय, भैंस, ठीक है, ये कैसे जानवर होते हैं, यूनिपेरा जानवर होते हैं, तो इनमें इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है। अब देखो 22वां क्वेश्चन है, निम्फोमेनिया का मुख्य कारण क्या होता है, निम्फोमेनिया का मुख्य कारण होता है फॉलिकुलर सिस्ट। निम्फोमेनिया किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी गाय होती है जो बार बार हीट में आती है, जिसे बुलर काऊ भी बोल सकते हैं हम। अब देखो 23वां क्वेश्चन है कि एनिस्टस का मुख्य कारण क्या होता है। एनिस्टस दोस्तों पहली बात तो उसे कहते हैं जिसमें पशु क्या है, हीट में नहाना, पशु का हीट में नहाना क्या कहलाता है, एनिस्टस कहलाता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो लूटियल सिस्ट होती है। और लूटियल सिस्ट के उपचार में हम क्या देते हैं, PGF2 अल्फा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो PGF2 अल्फा होता है ना, वो लूटिलाइसिस हार्मोन होता है, यानी कि कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। तो लूटियल सिस्ट के उपचार में क्या देते हैं हम, PGF2 अल्फा देते हैं, ठीक है। अब देखो 24वां क्वेश्चन है कि रिपीट ब्रीडर का मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग क्या होता है। तो दोस्तों रिपीट ब्रीडिंग ये होता है, यानी कि पशु को या गाय को 2 से 3 बार गर्भित कराने पर भी पशु का क्या है, गर्भवती ना होना, ठीक है, उसे बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, विब्रियोसिस। अब देखो 25वां क्वेश्चन है अपना कि यूनिपेरा जानवर क्या होते हैं। यूनिपेरा जानवर वे होते हैं जो एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट किन जानवरों में अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों इंटरकॉर्नुअल जो लिगामेंट होता है वो मल्टीपेरा जानवरों में अनुपस्थित होता है। मल्टीपेरा का मतलब होता है ऐसे जानवर जो एक बार में 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कुतिया हो गई, सुअर हो गई, ठीक है। अब देखो 27वां क्वेश्चन क्या है कि एनिस्टस क्या है। एनिस्टस का मतलब होता है जानवर का हीट में नहीं आना। 28वां क्वेश्चन है कि गर्भाशय में मवाद का पड़ना क्या कहलाता है। तो देखो दोस्तों, यानी कि गर्भाशय में मवाद का पड़ना क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ शब्द दिया है पायो। पायो का मतलब क्या होता है, पस, पस यानी मवाद, ठीक है। और मेट्रा शब्द कहाँ में लेते हैं हम, गर्भाशय के लिए, ठीक है। तो पायोमेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, गर्भाशय में मवाद का पड़ना। अब देखो 29वां क्वेश्चन है कि फॉलिकुलर सिस्ट में क्या देते हैं हम। फॉलिकुलर सिस्ट होती है उसमें देते हैं हम LH हार्मोन देते हैं। क्यों देते हैं दोस्तों LH हार्मोन, क्योंकि फॉलिकुलर सिस्ट में क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता है, और जो LH हार्मोन होता है वो ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और देखो लूटियल सिस्ट में, लूटियल सिस्ट का उपचार क्या है, तो लूटियल सिस्ट में देते हैं हम PGF2 अल्फा, क्या देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, PGF2 अल्फा देते हैं। अब देखो 31वां क्वेश्चन है कि गर्भाशय का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है। तो दोस्तों गर्भाशय का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, यूटेराइन प्रोलेप्स कहलाता है। एक्चुअल में प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है, शरीर के किसी भी हिस्से का बाहर आना क्या कहलाता है, प्रोलेप्स। अब वो यूट्रस आ रहा है तो उसको बोल देंगे हम यूटेराइन प्रोलेप्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो 32वां क्वेश्चन है, चीनी का घोल प्लस बर्फ, चीनी का घोल प्लस बर्फ किसके उपचार में देते हैं हम, तो यूटेराइन प्रोलेप्स में देते हैं। क्यों देते हैं, यानी कि जो चीनी का घोल होता है वो तो क्या करता है, ब्लड सप्लाई को कम करता है, और जो बर्फ होती है वो एडेमा को कम करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसमें 33वां क्वेश्चन है कि प्रसव के 24 घंटे तक जेर का ना गिरना क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, ROP कहलाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं हम। देखो PGF2 अल्फा काम में लेते हैं, और LH भी हम काम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 35वां कि पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि के दोस्तों 3 भाग होते हैं, एक तो अग्रभाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पश्चिम भाग होता है। अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन होते हैं, LH होता है, FSH होता है, TSH होता है, ठीक है, STH होता है, प्रोलैक्टिन होता है, रिलैक्सन होता है। तो ये तो अग्रभाग से स्रावित होते हैं। और मध्य भाग से दोस्तों MSH स्रावित होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, जो मेलेनिन हार्मोन होता है ना उसको कंट्रोल करता है। और देखो जो पश्चिम भाग होता है पीयूष ग्रंथि का, उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, जैसे क्या बोलते हैं हम ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो देखो 36वां क्वेश्चन है
कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलस केंद्रक में निर्माण होता है। और वो स्रावित कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझ समझ के चलना है, ठीक है, बढ़िया तरीका से पढ़ाई करनी है। और 37वां क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन यानी कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण तो दोस्तों एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, इनका निर्माण तो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन ये स्रावित कहाँ से होते हैं, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। तो देखो इनका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक केंद्रक में होता है वैसोप्रेसिन का, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का कहाँ होता है, पैरावेंट्रिकुलस केंद्रक में। अब देखो 38वां क्वेश्चन है कि मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन का मतलब होता है दूध उतारना। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसको याद रखना है। 39वां क्वेश्चन है कि पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, वैसोप्रेसिन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 40वां कि डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी किसकी कमी से होती है। दोस्तों एक तो होती है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो तो एडीएच हार्मोन की कमी से होती है, और जो डायबिटीज मेलिटस होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। तो 41वां क्वेश्चन है कि एनिस्टस के उपचार में हम क्या देते हैं। तो एनिस्टस के उपचार में क्या देते हैं, हम एफएसएच देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं। अब देखो 42वां क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है। तो वो एलएच होता है, जिसे लुटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं हम। 43वां क्वेश्चन है कि कार्पस लुटियम को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों पीजीएफ2 अल्फा हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 44वां कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो दोस्तों कार्पस लुटियम से स्रावित होता है, ठीक है, कार्पस लुटियम से स्रावित होता है। 45वां क्वेश्चन है मातृत्व एवं ब्रूडीनेस के गुण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है, ये आपको याद रखना है। 46वां क्वेश्चन है कि भेड़ में कार्पस लुटियम को बनाए रखने का काम कौन करता है। तो दोस्तों प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो कार्पस लुटियम को बनाए रखने का काम करता है, किसमें, भेड़ में। अगला है कि मेमोजेनेसिस एवं लैक्टोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अब देखो तेल में घुलनशील एवं स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन तो दोस्तों अपने कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ईस्ट्रोजन हो जाएगा, एक प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। जो तीनों हार्मोन होते हैं कैसे होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 यानी कि जल में घुलनशील प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सन हार्मोन। हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये आपको याद रखना है। देखो 51वां क्वेश्चन है कि डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, डक्ट यानी कि नलिका, ठीक है, और एल्व्यूलर सिस्टम यानी कि कूपकाओं की वृद्धि की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों मोस्ट टाइम आपको याद रखना है, यानी कि देखो डक्ट सिस्टम की ग्रोथ के लिए तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है, जबकि एल्व्यूलर सिस्टम की ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ये जो दोनों हार्मोन होते हैं कहाँ काम करते हैं पता है आपको, यानी कि जो अडर होता है ना, अडर पर काम करते हैं ये, तो याद रखना है ये। अब 52वां क्वेश्चन है कि गर्भपात को रोकने के लिए यानी कि प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि गर्भकाल को बनाए रखने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बोलते हैं। अब देखो 53वां क्वेश्चन है कि वृषण की लीडिंग सेल्स से किस हार्मोन का निर्माण होता है। तो जो वृषण की जो दोस्तों लीडिंग सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरनीशियल सेल्स भी बोलते हैं, अंतराली कोशिका भी बोलते हैं। तो इनसे किसका निर्माण होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, और सर्टोली सेल होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। देखो 54वां क्वेश्चन है कि सर्विक्स के मुंह को खोलने का कार्य कौन करता है। तो बेलेथेमेट ब्रोमाइड करता है, ठीक है, आपको याद रखना है, मार्केट में एपिडोसन के नाम से आता है, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसव के समय सर्विक्स का मुख ना खुलना क्या कहलाता है, रिंग बॉम्ब कहलाता है। यह सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, भेड़ में देखने को मिलता है। याद रखना है आपको, प्रसव के समय सर्विक्स का मुख ना खुलना क्या कहलाता है, रिंग बॉम्ब कहलाता है। और याद रखना यह भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है। 56वां क्वेश्चन है पेनिस एवं प्रीप्यूस में सूजन आना क्या कहलाता है।
तो दोस्तों पेनिस में सूजन आना तो क्या कहलाता है, बेलेनाइटिस कहलाता है। और प्रीप्यूस में सूजन आना क्या कहलाता है, पोस्थाइटिस कहलाता है। जब दोनों में सूजन आ जाती है, पेनिस और प्रीप्यूस में तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेलेनोपोस्थाइटिस बोलते हैं। ठीक है, देखो 57वां क्वेश्चन क्या है कि सेशन का प्रीप्यूस से बाहर ना आना क्या कहलाता है, यानी कि जो सेशन होता है उसका प्रीप्यूस से बाहर ना आना क्या कहलाता है, फीमोसिस कहलाता है। और 58वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु की केंद्रक झिल्ली अंदर धंसने की वजह से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कौन सा विकार उत्पन्न होता है, डाइडेम डिफेक्ट, यानी कि कहने का मतलब यह है न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट। होता क्या है इसमें, यानी कि जो शुक्राणु का जो केंद्रक होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर धंस जाती है, जिससे डाइडेम डिफेक्ट पैदा होता है। अब 59वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु की एक्रोसोम क्या होता है, शुक्राणु के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, निषेचन के समय अंड भेदन का कार्य करता है। तो दोस्तों होता क्या है कि शुक्राणु के एक्रोसोम थिकनिंग का केंद्र से दूर स्थित होना कौन सा विकार है, तो हो जाएगा नोवेड स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60वां क्वेश्चन क्या करा है, यानी कि बाहर निकले हुए सेशन बाहर निकल रहा है, किससे निकल रहा है, प्रीप्यूस से। तो बाहर निकले हुए सेशन का प्रीप्यूस में वापस ना जाना क्या कहलाता है, पैराफीमोसिस कहलाता है। समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, 61वां क्वेश्चन है पोटैटो सोप जैसी मवाद किस बीमारी में देखने को मिलती है, तो ट्राइकोमोनियोसिस में देखने को मिलती है। 62वां क्वेश्चन है कि भेड़ में एबॉर्शन स्टॉर्म किस बीमारी में होता है, तो विब्रियोसिस में होता है। 63वां क्वेश्चन है कि शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ होती है, ब्रिटसड़ में भी कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में, यानी कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है ना, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। अब देखो 64वां क्वेश्चन है कि यौवनारंभ यानी कि पुबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, पुबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है दोस्तों जीएनआरएच को क्या बोलते हैं हम, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से। और ये किन पर कार्य करता है, एलएच और एफएसएच पर कार्य करता है, यानी उनको स्टिमुलेट करता है। तो देखो 65वां क्वेश्चन है कि भ्रूण का सूखकर कठोर हो जाना क्या कहलाता है, भ्रूण का सूखकर कठोर हो जाना क्या कहलाता है, ममीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ममीफिकेशन कहलाता है। अब देखो 66वां क्वेश्चन है ममीफिकेशन एवं मैथ्रेशन के उपचार में देते हैं, तो दोस्तों क्या देते हैं हम, PGF2 अल्फा देते हैं, PGF2 अल्फा देते हैं। अब देखो 67वां क्वेश्चन है कि रेक्टल पाल्पेशन करने पर कागज के जैसे चरचराने की आवाज़ किस बीमारी में सुनाई देती है, तो दोस्तों मैथ्रेशन में सुनाई देती है। 68वां क्वेश्चन है सांड भेड़ एवं घोड़े में वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो कृत्रिम योनि द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा सीमन कलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अब देखो 69वां क्वेश्चन है कि कुत्ते में वीर्य एकत्रण का सबसे सरल सबसे सस्ता तरीका कौन सा होता है, तो मैनुअल मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनुअल मैनिपुलेशन होता है। अब 70वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला वीर्य एकत्र का तरीका कौन सा है, तो कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना। अब दोस्तों 71वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो वो लेजारो स्पेलेंजानी द्वारा किया गया था, 1780 में कुतिया में किया गया था। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया था। अब हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया में किया था दोस्तों डॉक्टर संपत कुमारन ने। कब किया था, 1939 में। कहाँ किया था, मैसूर में किया था। क्या किया था, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान। अब देखो 73वां क्वेश्चन है कि सीमन कलेक्शन यानी कि वीर्य एकत्रण का इलेक्ट्रो एजेकुलेशन तरीका सर्वप्रथम किस जानवर में काम में लिया, तो यूनिया पिग में काम में लिया था, सुअर में। 74वां क्वेश्चन है कि सीमन कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रो एजेकुलेशन का सर्वप्रथम तरीका किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो बेटेली ने खोजा, 1922 में खोजा था। ठीक है, अब देखो 75वां क्वेश्चन क्या करा है, 75वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि सांड में कृत्रिम योनि का कौन सा मॉडल काम में लिया जाता है, तो सांड में डेनिस मॉडल काम में लेते हैं, घोड़े में मिसिसिपी मॉडल काम में लेते हैं, और सुअर में नॉर्वेजियन मॉडल काम में लेते हैं। अब देखो 76वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु के मेन पीस का मिड पीस पर कुंडलित होना क्या कहलाता है। दोस्तों मोस्ट है ये, आपको याद रखना है, यानी कि शुक्राणु के मेन पीस का मिड पीस पर कुंडलित होना क्या कहलाता है, डैग डिफेक्ट कहलाता है। 77वां क्वेश्चन है कि डैग डिफेक्ट का मुख्य कारण क्या होता है, तो वीर्य में जिंक की सांद्रता बढ़ना क्या कहलाता है,
मतलब उसका कारण होता है। वीर्य में जिंक की सांद्रता बढ़ना डैक डिफेक्ट का मुख्य कारण होता है। तो देखो 78वां क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना क्या कहलाता है? अस्तेनोजूस्पर्मिया कहलाता है। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गर्भ परीक्षण करते समय रेक्टम में हवा का भरना क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। अब देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि नर सांड द्वारा हीट के समय बलवा को सूंघने के बाद अपने मुंह को सूर्य की तरफ करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? फिलेमेंस रिएक्शन कहलाता है। यानी कि जब नर सांड हीट के समय होता है तो जब सहवास करता है ना मीटिंग के टाइम पर, तो क्या वो बलवा को सूंघने के बाद अपने मुंह को सूर्य की तरफ करता है, तो उसे बोलते हैं फिलेमेंस रिएक्शन बोलते हैं। और फिलेमेंस रिएक्शन के लिए जो जिम्मेदार अंग होता है वो कौन सा होता है? बोमेरोनेजल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये 80 क्वेश्चन याद करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जो कुछ इसमें से रह गए होंगे वो हम बाद में करा देंगे। ठीक है दोस्तों।